कहानी की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 1972 से, जहां हम कुछ प्लेयर्स को देखते हैं जो रग्बी खेला करते हैं। वे सभी प्लेयर्स अपने देश उरुग्वे से सेमीफाइनल जीतने के बाद क्वालिफाई होकर फाइनल खेलने के लिए दूसरे देश चिली जा रहे होते हैं। उन सभी प्लेयर्स को एक फ्लाइट से जाना था। उनका फाइनल मैच था, इसलिए कई प्लेयर्स के पेरेंट्स भी इनके साथ थे ताकि वे अपने बच्चों का गेम सपोर्ट कर सकें। वे सभी प्लेयर्स और उनके पेरेंट्स प्लेन में बैठने से पहले एक टीम की तरफ फोटो लेते हैं। प्लेन उड़ान भरता है। हम जानते हैं कि कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो पहली बार फ्लाइट पर बैठ रहे हैं और अपने देश के बाहर किसी दूसरे देश में जा रहे हैं। सभी लोग फ्लाइट के मजे ले रहे होते हैं। तभी फ्लाइट एंडीज माउंटेन से होकर चिली की तरफ बढ़ने लगती है। उस टाइम तक सब नॉर्मल था। सभी प्लेयर्स काफी खुश थे और विंडो सीट से बर्फीले पहाड़ का नजारा ले रहे थे। इन प्लेयर्स को कुछ अंदाजा नहीं था कि इनके साथ कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। पहाड़ी इलाकों से जब प्लेन गुजर रहा था, तभी मौसम में कुछ बदलाव होता है। मौसम का परिवर्तन पहाड़ों में नॉर्मल बात है, इसलिए पायलट इसे नजरअंदाज करते हैं। तभी हम देखते हैं कि मौसम बदलने की वजह से एक तेज बर्फ का तूफान उभर आता है। इस तूफान के कारण प्लेन में बैठे लोगों को पहले कुछ झटके महसूस होते हैं, फिर ये झटके तेज होने लगते हैं, जिससे प्लेन में बैठे सभी लोग घबराने लगते हैं। उन्हें शांत करने के लिए उन्हीं में से एक आदमी बोलता है कि जब कोई प्लेन पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है तो प्लेन में टर्बुलेंस होता है, जिससे अंदर बैठे लोगों को झटके फील होते हैं। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, कुछ देर में सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ रहा था, इसका टर्बुलेंस भी बढ़ता जा रहा था। जहाज अब और तेजी से झटके खाने लगा। तेज झटके की वजह से प्लेन में रखा सारा सामान इधर उधर गिरने लगा। ये देखकर लोगों के बीच हड़कंप मच गई। फ्रंट केबिन में बैठे पायलट्स प्लेन को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब ये प्लेन कंट्रोल से बाहर हो चुका था। पायलट्स कुछ कर पाते उससे पहले प्लेन के सामने एक बहुत ही विशाल बर्फ का पहाड़ नजर आता है, जिससे प्लेन कुछ ही सेकंडों में जाकर टकरा जाता है और प्लेन दो हिस्सों में अलग अलग हो जाता है। लास्ट सीट पर बैठा एक प्लेयर क्रैश के टाइम ही पिछले हिस्से के साथ हवा में उड़ जाता है और गायब हो जाता है, जबकि प्लेन का अगला हिस्सा तेजी से रगड़ते हुए बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान से जा टकराता है। यह टकराव इतना तेज था कि प्लेन की सभी सीट एक दूसरे से जा चिपकती हैं, जिसमें कई लोग कुचल कर मारे जाते हैं। अब जो लोग इस क्रैश में बच गए, उन्होंने खुद को संभाला और केबिन में फंसे लोगों की मदद की। कुछ प्लेयर्स पायलट्स के पास गए उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वे दोनों पायलट पहले ही मर चुके थे। ये एक बहुत ही खतरनाक और डरावना मंजर था। चारों तरफ केवल खून ही खून और लोगों की लाशें थीं। इस फ्लाइट में कुल 45 लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें 12 लोग तुरंत मारे गए और कुछ बाद में। अब केवल 27 और 28 लोग जिंदा बचे हुए थे, जिनमें से कुछ लोग घायल भी थे। अब क्योंकि इस प्लेन ने शाम को टेक ऑफ किया था, इसलिए कुछ देर में रात होने वाली थी और ठंडे इलाकों में रात को टेम्परेचर गिरने लगता है। इधर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और ठंड काफी बढ़ चुकी है, जो कि बीतती रात के साथ बढ़ ही रही थी। ठंड से बचने के लिए जो लोग जिंदा थे, वे लोग प्लेन के सारे होल्स, सुराखों को डेड बॉडीज और टूटे फूटे सामानों से कवर कर रहे थे, ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आए। होल्स बंद करने के बाद सभी लोग एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठ जाते हैं। ये सभी लोग अभी भी सदमे में थे। इन्हें ये समझ आने लगा था कि अब ये लोग जिंदा नहीं बचेंगे। खैर, जैसे तैसे ये लोग रात गुजारते हैं। अब सुबह में धूप निकल चुकी है और बाहर का तूफान भी जा चुका है। फिर हमें पता चलता है कि रात की ठंड में भी 4-5 लोग मर चुके थे और अब मौसम भी नॉर्मल है, इसलिए सब प्लेन से बाहर निकलते हैं और अपने चारों तरफ देखते हैं, जहां इन्हें सफेद बर्फ के अलावा कुछ और दिखाई नहीं पड़ा। अब इन लोगों को यहां से जल्द निकलना होगा, क्योंकि इस जगह पर ये लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। इस इलाके में ना तो कोई घर नजर आ रहा था, ना ही जानवर और ना ही कोई पेड़ पौधे जिनकी मदद से ये लोग सरवाइव कर सकें। सबसे पहले इन लोगों ने प्लेन की सारी सीट बाहर निकाली ताकि रात को सोने की जगह बन जाए। उसके बाद जो लोग घायल थे उन्हें धूप में लिटाया, जिससे कि उनकी बॉडी वार्म हो और वे थोड़ा अच्छा फील कर सकें। पानी पीने के लिए इन लोगों ने बर्फ को पिघलाकर एक एक बूंद जमा किया। अब जो लोग इस एक्सीडेंट में मारे गए थे, उनकी बॉडीज को थोड़ी दूर ले जाकर बर्फ से ढक दिया, ताकि इनकी बॉडीज को सड़ने से बचाया जा सके और अगर जब कभी कोई मदद आए तो इन डेड बॉडीज को अपने साथ ले जा सकें। फिर इन्होंने सभी लोगों का सामान एक जगह रखा और जो भी चीज काम की थी उसे एक दूसरे सूटकेस में रखते गए। अब जब सारा काम हो गया तो इन लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर कुछ देर बाद इन्हें भूख लगी, तो कुछ लोगों ने जो कुछ भी साथ में खाने को लाया था उसे आपस में टुकड़ों में बांट लिया। वैसे तो ये खाने का छोटा सा टुकड़ा पूरी भूख ना मिटा सका,
लेकिन इतनी ठंड में राहत जरूर मिली इन्हें। खाना ज्यादा नहीं था, पर जितना था कि उन्हें उसी से गुजारा करना था जब तक कि कोई रेस्क्यू टीम ना आ जाए। कुछ लोगों को लग रहा था कि रेस्क्यू टीम जल्द ही आ जाएगी, क्योंकि अब तक गवर्नमेंट को प्लेन क्रैश के बारे में पता चल गया होगा। सभी लोग एक साथ धूप में बैठकर रेस्क्यू का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिस जगह पर इनका प्लेन क्रैश हुआ है वह एक वैली है, जिसके चारों तरफ सिर्फ बर्फीले पहाड़ हैं। यानी कि यहाँ से निकलना आसान तो नहीं होने वाला। ये सभी लोग साथ बैठकर बातें ही कर रहे होते हैं। तभी इनके ऊपर से एक दूसरी प्लेन गुजरती है, जिसे देख ये सारे लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं ताकि प्लेन से कोई इनकी मौजूदगी सुन ले। लेकिन हम देखते हैं कि प्लेन इतनी ऊंचाई पर उड़ रही होती है कि ना तो ये उतनी ऊंचाई से नजर आ रहे थे और ना ही इनकी आवाज वहां तक पहुंच पा रही थी। देखते ही देखते प्लेन तुरंत इनकी आंखों से ओझल हो जाता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है। ये सारे लोग प्लेन के अंदर जाते हैं, बहुत से एक्स्ट्रा कपड़े पहनते हैं और जो लगेज इन्होंने सुबह इकट्ठा किया था उससे प्लेन के होल्स को बंद कर देते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी इन्हें ठंड काफी लग रही थी, लेकिन फिर भी ये लोग इसी तरह दूसरी रात भी गुजार लेते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि नांदो नाम के एक प्लेयर को होश आता है, जो कि प्लेन क्रैश के बाद से ही बेहोश था। नांदो की हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वह अपनी बहन के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। नांदो ने जब अपने पेरेंट्स के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि उसके मॉम और डैड इस क्रैश में नहीं बच पाए। ये सुनकर नांदो को बहुत दुख हुआ। उधर दूसरी तरफ कुछ लोगों ने आज फिर से बर्फ को पिघलाकर पानी जमा किया, उसे पिया और फिर एक बड़ा सा क्रॉस का साइन भी बनाया ताकि ऊपर से गुजरने वाले प्लेन को ये दिख जाए और उनका रेस्क्यू हो पाए। कुछ देर बाद एक और दूसरी प्लेन भी इनके ऊपर से गुजर रही होती है, जिसे देख ये लोग इस बार चिल्लाने के बदले शीशे को चमकाकर प्लेन का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्लेन का ध्यान इनकी ओर नहीं गया और ये दूसरा प्लेन भी कुछ सेकंडों में इनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। इन्होंने एक रात और जैसे तैसे इस उम्मीद में गुजारी ली कि शायद मदद हमारे लिए आ जाए, लेकिन सुबह तक किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं आई। तो ये लोग समझ गए कि चिल्लाने और शीशे दिखाकर इंतजार करने से मदद नहीं आने वाली। इन्हें इतना समझ आ गया था कि कुछ दिन इन सभी को यहीं इस बर्फीली ठंड में जीवित रहने का प्रयास करना होगा और मदद के लिए अलग अलग तरह से प्रयास करते रहना होगा। इसी दौरान एक आदमी ने बोला कि प्लेन के पिछले हिस्से में बैटरी पड़ी थी, अगर वो बैटरी हम अपने पास ले आए तो उससे रेडियो चालू करके किसी से भी बात कर सकते हैं। ये आइडिया सबको ठीक लगा, लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी और वह ये थी कि प्लेन एक्सीडेंट के दौरान पिछला हिस्सा पहले ही गिर चुका था। पहले उसे ढूंढना जरूरी था। कुछ लोग ढूंढने जाने को तैयार होते हैं। हम देखते हैं कि वे लोग लेदर और शीशे की मदद से एक चश्मा बनाते हैं ताकि उन्हें बर्फीली तूफान की हवाओं से परेशानी ना हो। इसके बाद ये सारे लोग पीछे की ओर एक साथ चल देते हैं जिधर प्लेन क्रैश हुई थी। कुछ दूर जाने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता, केवल चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। प्लेन का पिछला हिस्सा तो नहीं दिखाई पड़ा। थोड़ा आगे और जाकर ये लोग ढूंढने की सोचते हैं कि वैसे ही इनके पास का बर्फ फिसलने लगा। इनकी किस्मत इस वक्त तो अच्छी थी कि इन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि इस बर्फ में वो प्लेन एक पहाड़ में खोई हुई सुई की तरह है जो कि मिलेगी नहीं। इसलिए ये सारे लोग अपने प्लेन के पास वापस लौट जाते हैं। हम देखते हैं कि 6 दिन बीत चुके हैं और ये लोग अभी भी सरवाइव कर पा रहे हैं। खैर, इनका खाना उतना ज्यादा नहीं था कि एक हफ्ते से ज्यादा चल पाए। अब इनका खाना भी खत्म हो चुका है और यहाँ बर्फीले पहाड़ के अलावा और कुछ है, इसलिए ये लोग पत्थरों पर जमी हुई मॉस और गाय खाने लगे, जिसका टेस्ट बहुत ही गंदा था। लेकिन मजबूरी में इन्हें वही गंदे टेस्ट वाली मॉस खानी पड़ रही थी। अगले दिन नांदो बोलता है कि अगर मुझे जिंदा रहने के लिए मरे हुए लोगों की बॉडी खानी पड़े तो मैं वो भी खाऊंगा। ये सुनकर सब लोग शौक से नांदो की तरफ देखने लगते हैं। फिर इनके बीच आपस में इसी बात को लेकर बहस चालू हो जाती है कि अगर मुझे जिंदा रहने के लिए मरे हुए लोगों की बॉडी खानी पड़े तो मैं वो भी खाऊंगा। ये सुनकर सब लोग शौक से नांदो की तरफ देखने लगते हैं। फिर इनके बीच आपस में इसी बात को लेकर बहस चालू हो जाती है और कुछ लोग डेड बॉडीज को खाने को तैयार थे, तो कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा करना सही नहीं है, वो हमारे साथी थे। कुछ देर बहस करने के बाद ये तय होता है कि ये लोग डेड बॉडीज नहीं खाएंगे और भूख को बर्दाश्त करेंगे। लेकिन दोस्तों, भूख को कुछ देर या कुछ दिन के लिए बर्दाश्त किया जा सकता है, लंबे वक्त के लिए नहीं। ये पहले दिन से ही थोड़ा थोड़ा खाना खा रहे थे, इसलिए इनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। और हम देखते हैं कि कुछ लोग सिगरेट खा रहे हैं तो कुछ लोग जूते के फीते को खा रहे हैं। खैर, इन सारी चीजों से भी इनकी भूख नहीं खत्म हुई। ये लोग जैसे तैसे जी रहे थे। कुछ दिनों बाद नांदो की बहन भी भूख और ठंड की वजह से गुजर गई। नांदो ने अपनी बहन को अपने पेरेंट्स के साथ ही बर्फ में दफना दिया।
अभी सारे लोग प्लेन के अंदर बैठे होते हैं और इसी तरह दिन गुजर रहे थे। आज पूरे 11 दिन इन लोगों ने जैसे तैसे गुजार लिए। अब भूख इतनी बढ़ चुकी है कि इन सब का दिमाग काम करना बंद हो चुका है और इन्हें अपनी मौत नजर आने लगी थी। तभी हम देखते हैं कि 4 लोग प्लेन से बाहर निकलते हैं और उन लाशों को काट कर खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ लोग और प्लेन से बाहर निकलते हैं और उनके साथ लाशों को खाने लगते हैं। इधर प्लेन में बस 5 लोग बचे हुए थे जो कि अभी तक बाहर नहीं निकले लाश खाने को। इन 5 ने भूखे मरना उचित समझा, बजाय किसी दूसरे इंसान की बॉडी को अपना भोजन बनाने के। जो लोग लाशें खाना शुरू कर चुके थे वे लोग अब प्लेन से थोड़ी और दूर जाकर लाशों को काटते और फिर खाते, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि जो लोग नहीं खा रहे वे हमें खाते हुए देखें। अगले दिन नुमा नाम के एक लड़के को बर्फ में दबा हुआ एक सूटकेस मिला, जिसे जब उसने खोला तो उसमें रेडियो था। ये देख वह लोग थोड़ा खुश हुए और सबको रेडियो के बारे में बताया। जब सभी लोग मिलकर रेडियो चालू कर रहे थे तो पता चला कि इसमें सिग्नल नहीं है। कुछ सामानों को इकट्ठा करके इन लोगों ने एक एंटीना तैयार किया। थोड़ी देर में रेडियो चालू हो गया। उस रेडियो पर एक न्यूज़ प्ले हो रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि सरकार ने इनकी खोज में कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए थे और 70 के करीब हवाई जहाज़ों को उनकी तलाश में भेजा था। लेकिन सरकार की इतनी कोशिश के बाद भी जब इन लोगों का अता पता नहीं चला तो सरकार ने इन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया और रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिए। इस न्यूज़ को सुनकर ग्रुप के सभी लोगों की हिम्मत टूट गई। वे लोग समझ गए कि यही इन सब की मौत होगी। जो 5 लोग मांस नहीं खा रहे थे उनमें से 4 लोगों ने खाना शुरू कर दिया, सिर्फ इस अफसोस में कि जब कोई बचाने वाला आएगा ही नहीं तो खाली पेट इंतजार करके क्यों मरें। कुछ देर बाद हम 3 लोगों को कहीं जाते हुए देखते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये तीनों उसी प्लेन के पिछले पार्ट को ढूंढने जा रहे हैं जिसे ढूंढने का प्रयास एक बार पहले भी कर चुके थे। ये तीनों अपने शेल्टर वाले प्लेन से काफी दूर आ चुके थे। तभी इन्हें प्लेन के कुछ पार्ट्स दिखते हैं। ये लोग जल्दी से उसके पास जाते हैं। वहां इन्हें प्लेन के कुछ पार्ट्स के साथ इनका एक साथी खिलाड़ी भी दिखता है जो कि प्लेन क्रैश के टाइम हवा में गायब हो चुका था। इन तीनों ने मिलकर उस खिलाड़ी की लाश को दफना दिया और प्लेन के पिछले पार्ट्स आसपास ही होंगे, इस उम्मीद में ढूंढने के लिए आगे बढ़े। कुछ घंटों की पहाड़ की चढ़ाई के बाद ये लोग काफी थक चुके थे। थोड़ी देर में रात हो जाती है। ये लोग अपने उस शेल्टर प्लेन से काफी दूर थे, इसलिए इन लोगों ने एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर रात गुजारने की सोची। रात बीत गई और जब सुबह हुई तो हम देखते हैं कि इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। इनके एक साथी की आंखें तक जम चुकी हैं और बाकी के 2 लोग चलने की हालत में नहीं हैं। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं वापस लौटने का। अब ये तीनों चल तक नहीं पा रहे थे, इसलिए वापस लौटने के लिए इन लोगों ने उस एक पार्ट का यूज किया जो इनको पिछली शाम को मिला था। उस प्लेन के पार्ट का इन लोगों ने पहाड़ से उतरने के लिए स्लेज की तरह यूज किया। इन तीनों को खाली हाथ वापस लौटता देख बाकी लोग मायूस नजर आते हैं। सभी लोग उदास थे। आज रात उस आखिरी आदमी ने भी खुद को जिंदा रखने के लिए इंसानी मांस खा लिया और खुद को कोसता हुआ सो गया। इसी तरह से करते करते इन लोगों ने खुद को 18 दिनों तक जीवित रखा। इधर पिछले 5 दिनों से बाहर का मौसम खराब था, कोई भी प्लेन से बाहर नहीं निकल रहा था। तभी कुछ देर में इस खराब मौसम में एक बर्फीला तूफान उभरता है और इनकी ओर आकर इनके प्लेन को बर्फ से भर देता है। जैसे ही ये हादसा हुआ कुछ लोग बर्फ के अंदर दब गए। अब जो लोग ऊपरी हिस्से में थे यानी कि बर्फ से नहीं दबे थे, उन्होंने पहले खुद को संभाला और नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए प्लेन से बर्फ हटाना चालू किया। बहुत कोशिशों के बाद ये लोग सबको बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि एक लड़की जो इनके साथ थी वो अभी भी बाहर नहीं आई। जब सभी लोग मिलकर बर्फ को और अंदर तक हटाते हैं तो पता चलता है कि वह लड़की बर्फ में ज्यादा अंदर दबने की वजह से मर गई है। ये लोग इस चीज से काफी सदमे में थे। तभी थोड़ी देर में इन्हें बाहर से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। जैसे ही ये लोग बाहर निकलकर देखते हैं तो पता चलता है कि इनकी ओर एक और बड़ा तूफान आ रहा है जो कि इस पिछले वाले तूफान से काफी ज्यादा बड़ा होता है। इनके देखते ही देखते वो तूफान इनके पास आ जाता है और इस बार इतना तेज होने के कारण पूरा का पूरा जहाज बर्फ में दब जाता है और कई लोग तुरंत उसी बर्फ में दबकर मर जाते हैं। अब जो लोग बचे थे वे बर्फ के अंदर दबे होने के कारण सांस नहीं ले पा रहे थे। तभी एक साथी ने तुरंत प्लेन में ऊपर छेद किया ताकि ऑक्सीजन अंदर आ सके और इनका दम न घुटे। कुछ लोग भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि अब इनके साथ और कुछ बुरा ना हो। ये लोग अब प्लेन से बाहर निकल सकें उसका कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए पहले इन लोगों ने मरे हुए लोगों की बॉडीज को एक कोने में रखा। कुल 8 डेड बॉडीज थीं। आज पूरे 20 दिन हो चुके थे।
अब इसी तरह ये लोग बिना सनलाइट और बिना खाने के दिन गुजार रहे थे। इनकी भूख जब फिर से बढ़ने लगती है तो कुछ लोग सोचते हैं कि प्लेन के अंदर पड़े डेड बॉडीज को खा लिया जाए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर पाते। थोड़ी देर में नुमा नाम का लड़का खुद पर से कंट्रोल खोने लगा और गुस्से से प्लेन की खिड़की को तोड़ने लगा। इस दौरान उसके पैर में खिड़की का कांच गड़ जाता है, लेकिन वह फिर भी नहीं रुकता और बर्फ में छेद करता रहता है। पूरे 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इन लोगों ने ऊपरी सतह तक छेद कर लिया। फिर एक एक करके सभी लोग बाहर निकलने लगते हैं और पूरे 2 दिनों के बाद जब वे बाहर आए तो बहुत खुश हुए। ऐसा लगा मानो वे मौत से आज़ाद हो गए हों। फिर सबने एक साथ मिलकर प्लेन के ऊपर से बर्फ हटाया। इस दौरान नुमा ने अपने पैर में लगी उस चोट को देखा जो पूरी तरह से इस बर्फ में जम चुकी थी और उसे कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अभी बाहर में धूप निकली होती है, इसलिए उन्हें जहाज को बाहर निकालने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। कुछ ही घंटों में प्लेन बाहर आ जाती है। धूप तेज थी, इसलिए सभी लोग धूप में बैठे होते हैं। वे लोग सोचते हैं कि अब कुछ ही दिनों बाद सर्द का मौसम खत्म होगा और गर्मी आने वाली है। जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा तो इन बर्फीली पहाड़ियों को पार करना उनके लिए आसान होगा। देखते ही देखते 34 दिन गुजर जाते हैं। अब बाहर का मौसम पहले से काफी बेहतर था, लेकिन जो लोग पहले प्लेन की तलाश में गए थे उनकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी। वे लोग पहाड़ की चढ़ाई नहीं कर सकते थे। इसी तरह 2 दिन और बीत जाते हैं। इसी दौरान उनका एक और साथी मर जाता है, जिससे ये लोग काफी मायूस होते हैं। आज 36वां दिन था। इन लोगों ने फैसला किया कि अगर जिंदा रहना है तो प्लेन की बैक साइड से बैटरी लाकर बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करना होगा, नहीं तो हम सब इसी तरह से एक एक करके मरते रहेंगे। फिर 4 लोग ग्रुप बनाकर प्लेन के पिछले पार्ट से बैटरी लाने के लिए पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। इन 4 लोगों के ग्रुप में नांदो और नुमा भी होते हैं। एक लंबा सफर तय करने के बाद भी इन चारों को कुछ भी नहीं मिलता। फिर अचानक नुमा चक्कर खाकर गिर जाता है। एक साथी नुमा का पैर देखकर बोलता है कि इस चोट के इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हुआ। फिर वो तीनों लोग डिसाइड करते हैं कि नुमा को वापस लेकर चलते हैं, जिस पर नुमा मना करता है और कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं अकेला वापस लौट जाऊंगा। नुमा वापस पहुंचता है और प्लेन के अंदर बैठा होता है। उसी वक्त एक साथी प्लेन से बर्फ बाहर निकाल रहा होता है, जिसे देख नुमा मायूस होकर सोचता है कि काश मैं ठीक होता तो इनकी मदद कर पाता। दूसरी ओर हम उन तीनों लोगों को देखते हैं जो अभी भी प्लेन के आधे भाग को खोज रहे होते हैं। कुछ घंटों के बाद इनकी मेहनत रंग लाती है। इन्हें प्लेन का वो आखिरी भाग मिल जाता है। जब ये लोग प्लेन के अंदर देखते हैं तो इन्हें बैटरी के साथ साथ और भी बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि बहुत सारे कपड़े, रम की बोतल और कई सारे सिगरेट के पैकेट्स मिलते हैं। और ये तीनों लोग सामान लेकर वापस लौटते हैं। वापस पहुंचने के बाद ये लोग प्लेन की रेडियो से बैटरी को जोड़कर बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके प्लेन का रेडियो ही खराब हो चुका था। ये इनकी आखिरी उम्मीद थी, जिसके लिए इन लोगों ने बहुत मेहनत भी की, लेकिन अंत में इनके हाथ सिर्फ मायूसी ही आई। इधर नुमा की तबीयत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। पैर का इन्फेक्शन अब पूरी बॉडी में फैल रहा था। प्लेन का खाना भी अब खत्म हो चुका था। ये लोग फिर से वापस मजबूरी में लाश को खाना शुरू कर चुके थे। नुमा ने खाना पीना बंद कर रखा था, क्योंकि वह जान चुका था कि वो अब नहीं जिंदा रहने वाला। इसलिए अगर वो खाना नहीं खाएगा तो दूसरे लोगों के लिए खाना थोड़ा ज्यादा बच पाएगा। एक बार फिर से ग्रुप के कुछ लोग वापस प्लेन के पिछले पार्ट के पास जाते हैं ताकि उन्हें कुछ खाने पीने को मिल जाए, लेकिन इस बार उन्हें कुछ दूसरी काम की चीज मिल जाती है, जो होती है वाटरप्रूफ कपड़ा, इंसुलेशन, जिसे जोड़कर उन लोगों ने स्लीपिंग बैग बना लिया। अगली सुबह जब सभी लोग एक साथ बैठकर रेडियो सुन रहे होते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि प्लेन क्रैश को आज टोटल 59 दिन हो चुके हैं और एक आखिरी बार सरकार उन्हें फिर से ढूंढने की योजना बना रही है। ये खबर सुनते ही सभी लोगों के अंदर जिंदा बचने की एक आखिरी उम्मीद पैदा हुई। इस खबर को सुनकर कुछ लोगों ने यहीं उनका इंतजार करने का फैसला किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि अगर हम यही इंतजार करते रहेंगे तो वे लोग हमें नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम में से कुछ लोगों को यहाँ से चलकर मदद बुलानी चाहिए। इधर रात को नुमा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने एक दोस्त से कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे तुम लोग अपना खाना बना लेना। ये कहते ही नुमा मर जाता है। सभी लोग बहुत उदास होते हैं। तभी उन्हें नुमा के हाथ में एक लेटर मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने दोस्तों के बीच मरा, इससे अच्छी मुझे मौत नहीं मिल सकती थी। ये लेटर पढ़कर सभी के अंदर एक अलग सा जोश आ गया। उन्होंने नुमा को दफनाया और ग्रुप के 3 लोग, नांदो, रॉबर्टो और टिंटिन, मदद के लिए निकल पड़े। इन तीनों ने अपना स्लीपिंग बैग और ढेर सारा खाना लेकर सफर को शुरू किया।
इस बार इन लोगों ने ठान लिया था कि किसी भी हाल में इस पहाड़ को पार करेंगे और अपने साथियों के लिए मदद लेकर ही लौटेंगे। इन तीनों ने अपनी चढ़ाई पूरे दिन की और रात होते ही स्लीपिंग बैग में सो गए। इससे इन्हें रात को सोने में कोई परेशानी भी नहीं हुई। अगली सुबह इन लोगों ने फिर से चढ़ाई शुरू की और पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए। चोटी पर पहुंचने के बाद ये तीनों थोड़े हैरान नजर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनके सामने केवल पहाड़ ही पहाड़ है और ये सफर काफी दिनों तक चलने के बाद भी शायद जल्दी खत्म ना हो। इनके पास उतना भोजन नहीं था कि ये लोग इतने सारे पहाड़ों को पार कर सकें, तो सोचते हैं कि वापस लौट जाएं। तभी उनमें से एक टिनटिन नाम का लड़का अपना भोजन इन दो साथियों को दे देता है और कहता है कि तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं वापस लौटता हूँ। ये सफर इन दोनों नांदो और रॉबर्टो के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन ये सफर केवल एक सफर नहीं बल्कि इनकी और इनके साथियों की जिंदगी का सफर था। इसीलिए ये दोनों 10 दिनों का सफर तय करने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह तक पहुंचते हैं जहां इन्हें जमीन, पेड़ पौधे और नदियां नजर आती हैं। पहले इन्हें इनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर ये दौड़ते हुए नदी के पानी के पास पहुंचते हैं और उसे पीने लगते हैं। जब ये दोनों पानी पी रहे होते हैं तभी इन्हें एक आदमी घोड़े पर सवार नजर आता है, जिसे देख ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और इशारों से और चिल्लाकर उस आदमी से मदद मांग रहे होते हैं। वो घोड़े पर सवार आदमी नदी के दूसरे छोर पर होता है, जो कि थोड़ी दूर था और नदी के पानी की आवाज के कारण इनकी बातों को सुन नहीं पाता। तब वह आदमी एक पेपर और एक पेंसिल पत्थर में बांधकर इन दोनों की ओर फेंकता है। तब ये लोग उस पेपर पर अपने साथ हुई सारी घटनाओं को लिखते हैं और मदद मांगते हैं। वह आदमी पेपर पर लिखी सारी बातों को पढ़कर जल्दी से एक सरकारी ऑफिसर के पास जाता है और उसे सारी कहानी बताता है। ये ऑफिसर जैसे ही यह सुनता है तुरंत समझ जाता है कि 2 महीने पहले के प्लेन क्रैश में जिन्हें हम मरा हुआ समझ रहे थे, असल में उनमें से कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। ऑफिसर तुरंत सरकार को इन्फॉर्म करता है और सरकार इनकी रेस्क्यू के लिए मिशन चालू करती है। इधर ये घुड़सवार आदमी उन दोनों को अपने घर लाता है और खाना देता है। वे दोनों बहुत दिनों बाद आज पेट भर के खाना खा रहे होते हैं और ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी होती है। शहर में हर तरफ रिपोर्टर नजर आ रहे थे जो कि सरकार द्वारा उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने का इंतजार कर रहे थे। ये खबर बर्फीली पहाड़ियों के बीच रेडियो पर प्लेन क्रैश में फंसे लोगों ने भी सुन ली थी। ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे और जल्दी से ये लोग खुशी में अपना सामान पैक करने लगते हैं और मुंह दांत साफ करने लगते हैं। इधर रेस्क्यू टीम भी उन दोनों को लेकर उस लोकेशन पर पहुंची जहां प्लेन क्रैश हुआ था। थोड़ी देर में सभी लोगों को रेस्क्यू करके शहर वापस लाया गया। सभी लोग अपने परिवार वालों से मिले और पूरे शहर ने इनका स्वागत हीरो की तरह किया। कुछ देर बाद इन सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इन लोगों ने एक दूसरे को नहलाया और शहर में पहली रात भी एक साथ सोकर बिताई, क्योंकि ये लोग एक बहुत बड़े सदमे से 72 दिनों के बाद वापस आए थे। कहानी के अंत में हमें पता चलता है कि प्लेन में कुल 45 लोग गए थे, जिसमें से आज केवल 16 लोग जिंदा बच पाए हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि उन लोगों ने खुद को बचने के लिए जो भी किया वो सही किया या गलत।